नमस्कारम। कैसा होगा अभी अगर मैं आपको बताऊं कि जो बिग बैंग की थ्योरी आप स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं वो कुछ नहीं बस एक मिथ्या है। स्टार्टिंग में ही हमारे एक इंडियन वैज्ञानिक ने बताया है कि बिग बैंग की थ्योरी जो स्टार्टिंग में हमको बताती है कि यूनिवर्स का फॉर्मेशन एक्चुअली में स्टेजेस में हुआ था, वो बस एक क्षण की घटना थी। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हमारी विश्व विजन टीम ने एक थ्योरी लॉन्च करी है, अपनी थ्योरी बताई है, जिसके अकॉर्डिंग हमने सबसे पहले एटम और गैलेक्सी के बीच में रिलेशन करा है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि एक एटम का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है वो एक गैलेक्सी के फिजिकल स्ट्रक्चर से काफी मैच करता है। फॉर एन इंस्टेंस की अगर हम बात करें एक एटम की जिसके बीच में एक न्यूक्लियस होता है जो कि एक डेंसेस्ट पार्टिकल होता है, वैसा ही एक गैलेक्सी के बीच में न्यूक्लियस की तरह एक्ट करता हुआ एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है जो कि डेंसेस्ट होता है, सबसे ज्यादा ग्रेविटी वाला एरिया होता है, जो कि एक तरीके से कह सकते हैं कि पूरी पूरी रेड जेंट्स को अपने अंदर अट्रैक्ट करके रखता है। उसी तरह जैसे कि प्लैनेट्स को सन अट्रैक्ट करके रखता है, क्योंकि हमारा जो सन है वो भी सेंटर ऑफ गैलेक्सी के अराउंड रिवॉल्व करता है, जिसके सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है। ठीक उसी तरह जिस हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, और उसी के साथ में ये एक फिजिकल सिनेरियो हमारा बनता है कि दोनों का फिजिकल नेचर थोड़ा थोड़ा सेम है। 90% ऑफ द बोथ स्पेस इज एक्चुअली एम्प्टी, और उसी के साथ में बात करें 90% ऑफ द बोथ स्पेस इज एक्चुअली एम्प्टी एंड बोथ रेडिएट्स एनर्जी एंड एमिट्स एनर्जी। और उसी के साथ में दोनों की ही 90% of space of the atom and galaxies are empty, well as their center is occupied with the densest particle known, namely nucleus and the black hole, the supermassive black hole. उसके बाद में बात करते हैं हमारे गैलेक्सी के साइज के बारे में, जो कि हमारी मिल्की वे की गैलेक्सी के साइज का मीडियम साइज है एज कंपेयर टू दी अदर गैलेक्सीज। और साथ ही में एक यूरोपियन एटम की बात करें, क्योंकि हमने ये तो बता दिया कि एक एटम और एक गैलेक्सी का फिजिकल सिनेरियो काफी सिमिलर बैठता है, उनका फिजिकल स्ट्रक्चर काफी सेम है, जैसे कि दोनों ही स्पेरिकल और इलेप्टिकल शेप में होते हैं। इलेप्टिकल इस वजह से क्योंकि उसका साइज काफी मैसिव होता है, लेकिन अगर हम मल्टीवर्स में देखें तो एक गैलेक्सी को भी एक सर्किल के द्वारा स्पेरिकल शेप में ही रिप्रेजेंट करा जाता है। उसी हिसाब से हम देखें कि दोनों में मास में क्या सिमिलैरिटीज हैं, तो अभी हमने बताया कि मिल्की वे और जो एक यूरोपियन एटम होता है वो काफी सिमिलर होता है उसके साइज के अकॉर्डिंग में, जो कि दोनों ही मीडियम साइज है एज कम्पेयर्ड इन द पीरियोडिक टेबल वेल एज इन द अदर गैलेक्सीज। तो मास की बात करें तो यूरोपियन एटम इंटू 10 into the power 67 is equal to the mass of Milky Way. It's actually calculated by our team. एंड नेक्स्ट थिंग, अगर हम एंड्रोमेडा की बात करें तो इस हिसाब से देखा जाए तो वो भी 10 into 10 to the power 67 into the mass of tin atom is equals to the mass of the Andromeda galaxy. एक मिल्की वे गैलेक्सी के बारे में बात करें तो वो एक यूरोपियन एटम के मास के 10 into 67 की पावर के रेस में होता है, और एक एंड्रोमेडा गैलेक्सी के बारे में बात करें तो टिन एटम के 10 into 67 की पावर के रेस में वो होता है। लेकिन यहाँ पे एक चीज और आती है, अदर गैलेक्सीज का क्या, तो हम जान सकते हैं कि दूसरी गैलेक्सीज को अगर हम लोगों को बताना है तो इसी रेस में मिल्की वे और एंड्रोमेडा उसकी केमिकल बिहेवियर एक्सेट्रास में हम रेस करके बाकी गैलेक्सीज के बारे में भी जान सकते हैं। जैसे कि हमने दो निकाली है, अलग अलग गैलेक्सीज के बारे में अलग अलग इंफॉर्मेशन मिल सकती है। पाउली के प्रिंसिपल के द्वारा हम कह सकते हैं कि एक एटम के अंदर तो दो इलेक्ट्रॉन का जो साइज है, जो क्वांटम नंबर है, वो सेम नहीं हो सकता, लेकिन दो अलग अलग एटम के अंदर तो हो सकता है, एंड इट्स एक्चुअली प्रूव्ड। तो हम कह सकते हैं कि दो गैलेक्सीज के बीच में पैरेलल यूनिवर्स हो सकता है, लेकिन दो यूनिवर्स के बीच में जो पैरेलल यूनिवर्स होता है वो तो हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें कि गैलेक्सी के अंदर दो सोलर सिस्टम के बीच में पैरेलल यूनिवर्स हो, इट्स नॉट पॉसिबल। सो वी कैन से कि मिल्की वे के अंदर अर्थ यूनिक है, लेकिन अगर हम कहें कि दो मिल्की वेज या फिर दो गैलेक्सीज के अंदर अर्थ यूनिक होगी, दैट्स नॉट पॉसिबल। मे बी देयर इज अनदर यूनिवर्स इन विच यू आर एक्टिंग सेम एज व्हाट आई एम डूइंग हियर। तो इसी के साथ में हम लोगों ने गैलेक्सीज के केमिकल बिहेवियर के बारे में बात करने की बात करी। तो स्टार्टिंग में अगर हमने देखा कि उनके केमिकल बिहेवियर मेनली बस एक एग्जांपल से आप समझिए कि एक आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को रखा, एक आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर हम लोगों ने एक रेड जायंट को रखा, जिससे ना एनर्जी बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है। क्या होगा उन गैलेक्सीज के साथ, क्या होगा उस रेड जायंट के साथ, क्या होगा उस इलेक्ट्रॉन के साथ जो कि उस बॉक्स के अंदर ट्रैप है। तो उसके बारे में बात करें तो वो दोनों अपनी लाइफ साइकिल में सेम टू सेम उसी तरह से प्रोसेस करेंगे जैसे कि वो यूनिवर्स और स्पेस में करते हैं। दोनों का बिहेवियर काफी सिमिलर रहेगा, और ये एक जगह नहीं, वो हर जगह रहता है। साथ ही में केमिकल बिहेवियर
chemical properties of European atom is equals to the mass is equals to the Milky Way, उनका मास और साथ में साइज, इन सब का कंपैरिजन हमने अभी आपको बताया, जो कि एक मिल्की वे के एग्जांपल से मैंने बताया और एक यूरोपियन एटम के पास यूरोपियन एटम के और एक मिल्की वे के बीच की सिमिलैरिटीज के बारे में अभी बताया गया। तो उसके अकॉर्डिंग जो उसका साइज है यूरोपियन एटम का और मिल्की वे का काफी सिमिलर है, क्योंकि दोनों ही मीडियम साइज में है गैलेक्सीज में भी और पीरियोडिक टेबल के कंपैरिजन में, अदर एलिमेंट्स और अदर गैलेक्सीज के कंपैरिजन में। द मास यूरोपियन एटम इन 10⁻�67 इज इक्वल टू मास ऑफ मिल्की वे। तीसरी चीज उसकी प्रॉपर्टीज, उनका केमिकल बिहेवियर। तो केमिकल बिहेवियर जैसे कि अभी बताया एग्जांपल लेके कि एक आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर एक रेड जेंट और एक इलेक्ट्रॉन को रखेंगे तो दोनों सिमिलर बिहेव करेंगे। और चौथी चीज कि उसकी यूनिटी और उसकी रेयरिटी, कि मिल्की वे के अंदर स्टार्स का फॉर्मेशन होना, और जैसे कि हम सभी जानते हैं यूरोपियम लास्ट लेंथेनॉइड एलिमेंट है, वो काफी रेयर भी है, और मिल्की वे की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो वो भी काफी रेयर है। तो इस हिसाब से बाकी सिमिलैरिटीज को मैच करते हुए हम लोगों ने ये तय करा कि हाँ यूरोपियम एटम इज इक्वल्स टू सिमिलर टू द मिल्की वे, जस्ट द डिफरेंस इज द लार्ज एंड द स्मॉल। और इसी के साथ में हम लोगों ने ये तय करा कि जो सिमिलैरिटीज है एक एटम और गैलेक्सी की, वो भी प्रूव होती है। तो इन दोनों की सिमिलैरिटीज को प्रूव करते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम ये बताते हैं कि एटम की तरह ही जो यूनिवर्स का गैलेक्सी है वो भी काफी सिमिलरली बिहेव करता है, जिसमें जैसे कि एटम के अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है, वो अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहता है, उसी तरीके से गैलेक्सी भी अपने आप को न्यूट्रल रखना चाहती है। बात करते हैं अपने वापस इस टॉपिक पे आते हुए कि हमने पाया क्या। यहाँ से प्रूव होता है पैरेलल यूनिवर्स, कि पैरेलल यूनिवर्स एक्चुअली में एग्जिस्ट करता है। अर्थ यूनिक नहीं है, अर्थ के जैसे ही और अलग प्लैनेट्स भी हैं। और साथ ही में एक चीज और प्रूव होती है कि एटम की थ्योरी से हम लोग ब्लैक होल के अंदर क्या है वो जान सकते हैं, बाय द रिसर्च ऑफ द न्यूक्लियस, उसके अंदर के कंपोनेंट्स के बारे में हम ये जान सकते हैं कि क्या एक्चुअली में वर्म होल्स ब्लैक होल्स की तरह एक्ट करते हैं, क्या वर्म होल्स ही ब्लैक होल्स हैं, ब्लैक होल्स के अंदर जाके क्या हम बाहर की तरफ दूसरी दुनिया में व्हाइट होल्स के थ्रू में निकलेंगे एक पैरेलल यूनिवर्स में। वर्म होल्स के बारे में बात करें तो ये शॉर्टकट्स होते हैं यूनिवर्स के बारे में। एक चीज और यहाँ पे आती है कि क्या आप जानते हैं कि एक्चुअली में ब्लैक होल्स क्या होते हैं। तो पहली चीज, जैसे कि हम सभी स्टार्स के बारे में जानते हैं, स्टार्स एक नहीं है, वो इन्फिनिटी में 3 ट्रिलियन स्टार्स अभी काउंट हुए हैं हमारे यूनिवर्स के अंदर हैं, जो कि हमारी गैलेक्सी के अंदर है। जो स्टार्स होते हैं वो एक्चुअली में फॉर्म होते हैं सोलर नेब्यूला से। हीलियम और हाइड्रोजन उसके अंदर अब्यूंडेंट होती है और उसकी भी एक स्टेजेस होती है। फॉर एग्जांपल एवरी स्टेज ऑफ द नेचुरल लाइफ हैव इट्स लाइफ। कोई भी चीज जो कि प्राकृतिक होती है उसका एक जीवन होता है, उस हिसाब से तो स्टार की भी एक लाइफ होनी चाहिए, जिसमें जो स्टार होता है जैसे कि हमारा एक सन है वो मैसिव नहीं है, वो एक 3 इंटू द सन मास के इज इक्वल टू में जो स्टार होता है जो 3 गुना होता है सन के मास के अकॉर्डिंग, वो होते हैं मैसिव स्टार्स। हमारा सन जो है वो एक मैसिव स्टार नहीं है, तो वो आगे चल के एक एक्सप्लोजन के थ्रू जाएगा। पहले तो वो रेड जायंट में कन्वर्ट होगा, जो कि अभी नहीं होने जा रहा है, वो कुछ समय बाद 5 बिलियन ईयर्स के बाद में एक रेड जायंट में कन्वर्ट होगा और उसके बाद में उसमें एक एक्सप्लोजन होगा और फिर बाद में वो एक व्हाइट ड्रॉप में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन अगर यहीं पे चंद्रशेखर लिमिट को फॉलो करते हुए हम ये कहें कि मास ऑफ सन इंटू 3 इज इक्वल टू मैसिव स्टार, अगर कोई मैसिव स्टार है तो उस हिसाब से अगर हम देखें तो वो मैसिव स्टार जाएगा एक मैसिव सुपर मैसिव रेड जायंट में कन्वर्ट होगा और देन उस सुपर मैसिव रेड जायंट के कन्वर्ट होने के बाद उसके अंदर एक सुपरनोवा होगा। सुपरनोवा के होने के बाद यह तय होगा कि वो एक न्यूट्रॉन स्टार, एक छोटा स्टार, एक छोटा पार्ट बनेगा कि एक ब्लैक होल, एक बड़ी चीज बनेगी। और ब्लैक होल्स भी कई तरीके के होते हैं, काफी छोटे भी होते हैं, बड़े भी होते हैं और बहुत बड़े भी होते हैं। हर एक गैलेक्सी के सेंटर में एक सुपर मैसिव ब्लैक होल होता है, एक सबसे बड़ा ब्लैक होल होता है। इसी के साथ में अगर हम बात करें कि ये तो ब्लैक होल्स की बात हो गई, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हुए बात करते हैं कि एक गैलेक्सी और एक एटम के मास के बीच को या उसके बीच के रिलेशन को शो करने के बाद का फायदा। तो यहाँ पे पैरेलल यूनिवर्स, हमारे एटम के बीच में जो मिस्ट्रीज, हमारे यूनिवर्स की मिस्ट्रीज, हमारी गैलेक्सी की मिस्ट्रीज हैं, एक केमिकल बिहेवियर ऑफ ब्लैक होल का तय करना, जो कि आज भी हमारे लिए एक मिस्ट्री है कि उसके अंदर हम जाएंगे तो क्या होगा। एक पैरेलल यूनिवर्स की मिस्ट्री और द मिस्ट्री फॉर द टेलीपोर्टेशन, कि हम जो लोग चाहते हैं कि हम लाइट ईयर्स की दूरी को वर्म होल्स के थ्रू कम देर में तय कर ले, तो ये शायद एक एटम इस चीज को हम लोगों के लिए सॉल्व करके दे सकता है। नेक्स्ट चीज आती है, हम वापस अपने टॉपिक पे आते हैं कि वो सुपर प्रिमोर्डियल पार्टिकल कहाँ से आया। तो हम बात करने जा रहे हैं सुपर प्रिमोर्डियल पार्टिकल के बारे में, जो कि
स्टार्टिंग फेज ऑफ बिग बैंग में था। जो बिग बैंग की स्टार्टिंग फेज में वो एक सुपर प्रिमोर्डियल पार्टिकल था, वो कहाँ से आया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगता है। लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने पाया कि एक एटम का केमिकल बिहेवियर जो था, जो स्टार्टिंग में था कि वो एक आइसोलेटेड है, वो एक क्वांटम चीज है, उसी तरीके से हम लोगों ने देखा कि यूनिवर्स के साथ अगर ऐसा करें तो क्या होगा। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को हम लोगों ने चूज करा क्योंकि E=mc² के फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अगर एनर्जी है तो मास का होना जरूरी है। तो हम लोगों ने ये पाया कि मास को हम लोग डार्क मैटर की तरह रखेंगे और एनर्जी को डार्क एनर्जी की तरह। तो जो डार्क एनर्जी जो कि एक प्रीमोर्डियल चीज है, वो पूरे यूनिवर्स, अराउंड द यूनिवर्स, उस पूरे यूनिवर्स में ट्रैप है, रिवॉल्व कर रही है, अपनी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में जाना चाह रही है। आपने एक एक्सपेरिमेंट को सुना होगा जो कि एक एक्सपेरिमेंट है एप्पल को रिलेट करके हुए। एक एप्पल जो कि हमने एक आइसोलेटेड बॉक्स के अंदर रख दिया, उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स तक का मैंने वैसे ही रखा और उस मिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद अगर हम उस बॉक्स को खोलेंगे तो क्या बनेगा। उस एप्पल के ऊपर आप ध्यान दीजिए, पहले वो एक रॉटन एप्पल में कन्वर्ट होगा, देन उसके बाद वो रस्ट में कन्वर्ट होगा। लेकिन उस बॉक्स की वजह से जिसमें ना एनर्जी बाहर जा सकती है ना अंदर आ सकती है, उसमें वो एनर्जी ट्रैप रहेगी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग वो एनर्जी जो कन्वर्ट होगी, लेकिन वो कभी न डिस्ट्रॉय होगी ना क्रिएट होगी। एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट जस्ट चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। तो इस हिसाब से हम देखें तो वो एक हर इस फॉर्म में जाना चाहेगी जिसमें वो जा सकती है। मे बी जब उस बॉक्स को खोले तो आपको एक सेल फोन मिले, या फिर एक कॉइन, या फिर एक की, या फिर एक स्कल, कुछ भी हो सकता है। और ये भी हो सकता है कि एक सड़ा हुआ एप्पल मिले और या फिर एक फ्रेश एप्पल मिले। 50% चांसेस सबके रहेंगे। तो इसी हिसाब से हमने पाया कि स्टार्टिंग में हम एक स्पेस को क्वांटम रखते हैं, मीनवेल एक आइसोलेटेड बॉक्स की तरह उसको रखते हैं और उसके अंदर इवॉल्व कर रही है, ट्रैप है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। वो जो डार्क एनर्जी है वो रिवॉल्व कर रही है, वो अब उस हर फॉर्म में जाना चाहती है जिसमें वो जा सकती है। वो एनर्जी गैदर हो जाती है, गैदर होने के बाद वो सिंगुलैरिटी लाइक एक्टिंग पार्टिकल फॉर्म करती है, या फिर हम कह सकते हैं कि वो एनर्जी अपने फॉर्म को चेंज करते करते एक क्षण के अंदर ही बिग बैंग का फॉर्मेशन करती है, मींस यूनिवर्स का फॉर्मेशन करती है, ना कि स्टेजेस में। यहाँ पे इसकी दोनों ही पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। हो सकता है बिग बैंग सही हो सकता है एक क्षण की बात सही हो। बाद में बात करते हैं कि ये तो बात हो गई सुपर प्रिमोर्डियल पार्टिकल की, बट वाई डार्क मैटर डार्क एनर्जी। कैसे हम कह सकते हैं कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही ये चीज है जिसने पूरी यूनिवर्स का फॉर्मेशन करा। तो इस हिसाब से अगर आज भी जो हमारे यूनिवर्स की एक्सपेंशन है उसका कारण डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही है, जो कि आइंस्टीन की लैम्डा के द्वारा प्रूव हुआ था, द आइंस्टीन्स ब्लंडर, आप सभी जानते होंगे। तो उसी हिसाब से अगर हम देखें तो ये कह सकते हैं कि यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कारण अगर डार्क मैटर और डार्क एनर्जी है, तो जो बिग बैंग का कारण था कि वो एक्सपैंड कर रहा था, यूनिवर्स को फॉर्म कर रहा था, तो उसका कारण भी डार्क मैटर और डार्क एनर्जी हो सकता है। 97% of the space is actually occupied by both dark matter and dark energy. 67% or 63%, 64% of the space by dark energy and 23 by that of dark matter. और उसके बाद में डार्क मैटर और डार्क एनर्जी आज भी मिस्टीरियस है। हम नहीं जानते कि वो एक्चुअली में कहाँ एग्जिस्ट करती हैं, कैसे एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन हम ये जानते हैं कि वही यूनिवर्स के कारण है, वही यूनिवर्स के एक्सपेंशन का कारण है। तो इस हिसाब से हम देख सकते हैं कि हो सकता है कि डार्क मैटर और डार्क एनर्जी ही कारण हो इस चीज का कि क्यों हमारा यूनिवर्स आज भी एक्सपेंड कर रहा है और कैसे हमारा यूनिवर्स फॉर्म होता है। तो एक आइकॉनिक लाइन यहाँ पे जा सकती है, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी इज नॉट द रीजन, is not the mystery of the universe but it's the reason why the universe forms। तो ये तो हमारी एक मिस्ट्री सॉल्व होती है। यहीं पे अगर हम बात करें क्वांटम ग्रेविटेशन मिस्ट्री की, E=mc² के क्वांटम लेवल पे फॉर्म होता है। तो पहली चीज हमने अभी एटम और गैलेक्सी के बीच की सिमिलैरिटीज बताई, दोनों के केमिकल बिहेवियर को सिमिलर बताया। तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं E=mc² का फॉर्मूला अगर यूनिवर्स के लिए, गैलेक्सी के लिए सही होता है तो हाँ हो सकता है कि वो एक एटम के लिए भी सही हो। तो दोनों ही तरीकों से हम कह सकते हैं कि हाँ एक्चुअली में वो हो सकता है या होता ही है कि E=mc² का फॉर्मूला जो यूनिवर्स और एक मैटर के लिए एग्जिस्ट होता है वो एटम के क्वांटम लेवल पे भी काम करता हो, क्योंकि एक मिस्ट्री है, इसको प्रूव करना भी बाकी है। तो यहाँ पे ये चीज हम लोगों ने इस चीज को रिजॉल्व करा, इस चीज को सॉल्व करा, एक प्रॉब्लम का एक छोटा सा हिंट दिया। नेक्स्ट थिंग, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। डार्क मैटर और डार्क एनर्जी अभी हमने आपको बताया इट्स द रीजन व्हाई वी आर हियर, नॉट अ मिस्ट्री। तो इस हिसाब से हम कहें तो डार्क मैटर और डार्क एनर्जी एक कारण बन सकता है टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन इजी हो सके, क्योंकि वो हर जगह है। नेक्स्ट चीज
टाइम ट्रेवल एंड टेलीपोर्टेशन का एक रीजन, एक न्यू वे टू फॉर्म इट, न्यू वे टू टाइम ट्रेवल एंड टेलीपोर्ट. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस नो दैट व्हाट आर द वेज टू टाइम ट्रेवल एंड टेलीपोर्ट. तो पहली चीज आती है यहाँ पे कि हम लोगों को लाइट की स्पीड से ज्यादा पे ट्रेवल करना होगा अगर हम लोगों को फ्यूचर में जाना है, और पास्ट में जाना तो इनके लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि पास्ट में जाने की आज तक का कोई थ्योरी नहीं दी गई. जेम्स वेब टेलीस्कोप के द्वारा या हबल टेलीस्कोप के द्वारा हम पास्ट में देख तो सकते हैं, लेकिन वहां जाना अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है, और शायद फ्यूचर के लिए भी साइंटिस्ट ने एस्टिमेट करा है कि पास्ट में जाना इम्पॉसिबल है एक तरीके से. लेकिन यहाँ पे हम लोग एक नई थ्योरी के साथ में आते हैं, क्योंकि पहले भी हम लोगों को बताया जा चुका है कि फ्यूचर में जाने के लिए हम लोगों को टाइम पे ज्यादा स्पीड से ट्रैवल करना पड़ेगा एज अकॉर्डिंग टू लाइट, या फिर ज्यादा ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस वाले एरिया में जाना पड़ेगा, जो कि अभी के लिए तो इम्पॉसिबल है. एक ब्लैक होल के पास जाना, सेंटर ऑफ द गैलेक्सी में जाना जिसमें लाइट ईयर्स का टाइम लगता है, वो हमारे लिए अभी ह्यूमन के लिए तो इम्पॉसिबल है आज की टेक्नोलॉजी से. तो यहाँ पे हम लोग आते हैं हिंदू माइथोलॉजी पे. हिंदू धर्म में माता सती ने टाइम ट्रेवल करा था राम जी के युग में, और यहाँ पे बात हो रही है बहुत ज्यादा फ्यूचर के ट्रेवल की, क्योंकि दोनों के बीच में टाइम लैप्स काफी ज्यादा डिफरेंट था. तो यहाँ पे हम बात करेंगे, यहाँ पे किसी भी फ्यूचर की नीड नहीं है, यहाँ किसी भी लाइट की स्पीड को ब्रेक करने की बात नहीं कह रहे हैं हम लोग, क्योंकि अभी के टाइम पे एस्टिमेट करा जा रहा है कि फ्यूचर के जाने के लिए जो स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा की ट्रेवल चाहिए होती है वो ह्यूमन के लिए इम्पॉसिबल है, क्योंकि एक लिमिट है, ग्रेविटी लिमिट है कि लाइट की स्पीड से ज्यादा कोई भी मीडियम की स्पीड नहीं होती है. तो इसी के साथ में हम बात करेंगे एनर्जी की, क्योंकि एनर्जी एक वे हो सकता है कि हम लोग ट्रैवल करें लाइट की स्पीड से भी ज्यादा पे. मीन इज इक्वल्स टू mc स्क्वायर का फॉर्मूला भी हम लोगों को कह सकता है कि एनर्जी हम लोगों को इतनी चाहिए कि हम इतने मास को c स्क्वायर की स्पीड से लेके जा सके. कि मान लेते हैं कि 36 केजी की बॉडी को अगर हम लोगों को टाइम ट्रेवल करवाना है फ्यूचर में स्पीड ऑफ लाइट की स्क्वायर के अकॉर्डिंग, कुछ ज्यादा फ्यूचर में, तो उसको एनर्जी चाहिए होगी 3.24 इंटू 10⁻21 जूल्स की, जो कि एक ह्यूमन के लिए तो लगभग इम्पॉसिबल है कि उसमें सरवाइव कर सके. बट इफ इट्स योर इनर सोल एनर्जी, दिस एनर्जी ऑफ योर सराउंडिंग, द एनर्जी ऑफ योर ब्रेन, द एनर्जी ऑफ योर कॉन्शियसनेस एंड द एनर्जी ऑफ योर कॉन्सेंट्रेशन, फॉर एग्जाम्पल जस्ट लाइक शिवा, यू कैन ब्रेक दिस लिमिट. और इसी के साथ में अगर हम इस साइंटिफिक फिनोमिना को देखें कि क्या है रियलिटी में एनर्जी के द्वारा हम लोग टाइम ट्रेवल कर सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग स्पीड ऑफ लिमिट को ब्रेक करेंगे, क्योंकि प्लैंक्स के टाइम पे प्लैंक टाइम ने जो हम लोगों को दिया है कि 10⁻⁻36 सेकेंड्स में ही पूरे यूनिवर्स का एक्सपेंशन हो गया था. तो वो एनर्जी स्पीड ऑफ लाइट को ब्रेक करती है, इसकी लिमिट को ब्रेक करती है. दैट्स व्हाई वी कैन से इट्स एन इजी वे टू फॉर्म द टाइम ट्रेवल एंड टेलीपोर्टेशन थ्रू द एनर्जी देन दैट ऑफ ब्रेकिंग द लिमिट ऑफ द स्पीड ऑफ लाइट. कि स्पीड ऑफ लाइट को ब्रेक करने से अच्छा है कि हम एनर्जी के द्वारा टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्ट करेंगे, जहां एक्चुअली में हो सकता है पॉसिबल हो और इजी तरीके से. इसी के साथ बात करें इस प्रोजेक्ट के फायदे क्या होंगे. फायदों की बात करें तो यहाँ पे 3 चीजें तो हमने पहले ही बता दी कि टाइम ट्रेवल और टेलीपोर्टेशन, क्वांटम ग्रेविटेशन, मिस्ट्री, डार्क मैटर एंड डार्क एनर्जी फॉलो हो रही है. यहाँ पे इसका मिस्ट्री सॉल्व हो रहा है इस प्रोजेक्ट के द्वारा, जो थ्योरी हमने आपको बताई है. नेक्स्ट चीज यहाँ पे आती है कि इस थ्योरी के प्रूव होने के बाद में क्या होगा कि और क्या फायदे हैं. पैरेलल यूनिवर्स का फॉर्मेशन, कुछ समय बाद सन जब एक रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा, हमारी फ्यूचर की नीड को जानते हुए हमको जानना होगा कि हम कौन सी दिशा में जाएं. फॉर एग्जाम्पल कि मान लीजिए कि कुछ समय बाद पृथ्वी खत्म होने वाली है, अभी के समय में आप कहाँ जाएंगे. तो यहाँ पे एक एनर्जी साधन बन सकता है हमारी सुरक्षा का. मे बी हम लोग टाइम ट्रेवल कर जाए. फॉर जस्ट एन एग्जाम्पल मत्स्य अवतार, हमने स्टार्टिंग में बताया कि हम लोग यहाँ पे हिंदू मैथोलॉजी को साथ में लेते हुए अपनी थ्योरी को बताएंगे. लेकिन ये तो बात की बातें हो गई. कुछ समय बाद सन एक रेड जायंट में कन्वर्ट हो जाएगा, जो कि 5 बिलियन ईयर्स के बाद में होगा. उससे पहले हम लोगों को पृथ्वी से माइग्रेट करना पड़ेगा. मान लीजिए कि ऐसा होता है कि पृथ्वी अपनी कक्षा को छोड़ के पीछे आ गई, लेकिन के साइज ऑफ सन के बढ़ने से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. जब पूरा सोलर सिस्टम नहीं रहेगा, उसके पूरा रेडियस इतना हो जाएगा, तो क्या पृथ्वी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा. और ये कहना आपकी मूर्खता होगी कि इम्पॉसिबल फैक्ट है कि सन एक रेड जायंट में कन्वर्ट होगा, क्योंकि मेरे एग्जामिनर ने मुझसे यही कहा था. तो इस हिसाब से हम कहें तो कुछ समय पहले पिछले साल 2024 में सितंबर के महीने में हम लोगों ने एक सुपरनोवा होते हुए देखा था एक स्टार में. नेकेड आइज से भी वो विजिबल था. तो हम कह सकते हैं कि दैट्स
जस्ट अ फुलिश एक्ट कि हम कहें कि रेड जेंट में कन्वर्ट नहीं होगा या हमको पृथ्वी को छोड़ के जाने की नीड कभी नहीं पड़ेगी, क्योंकि नेचर का लॉ है एवरीथिंग विल बी मॉर्टल। यहाँ पे जो भी आया है वो जाएगा, तो पृथ्वी का भी एक अंत निश्चित होगा। तो इस वेरेबल ट्रुथ को वेयर करते हुए हम लोग कहेंगे कि हम लोगों को इस पृथ्वी को छोड़ के बाहर जाना है। तो इसके लिए हम लोगों ने टाइटन की सिविलाइजेशन और मार्स की सिविलाइजेशन को भी दिखाया है अपने नेक्स्ट यूट्यूब वीडियो में।